हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 52 जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर में। इसके पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्राफ क्या होता है, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन ग्राफ का हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ग्राफ को कोडिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमें समझना होगा। तो कई बार स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें बाकी सारे टॉपिक्स तो इजीली समझ में आते हैं कि स्टैक की कोडिंग कैसे करें, लिंक लिस्ट की कोडिंग कैसे करें, लेकिन जब ग्राफ की कोडिंग करने की बारी आती है तो हम थोड़ा सा इजी नहीं लगता हमको। तो आइए मैं इसको इजी बनाने की आप कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ग्राफ है ये होता क्या है। तो ग्राफ सेट ऑफ नोड्स है जिसको हम वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, वर्टाइसेस बोल सकते हैं, और कुछ एजेस हैं, कुछ लाइंस हैं जो उसको कनेक्ट कर रही हैं। यानी आप जब भी ग्राफ को इमेजिन करते हैं तो वो ग्राफ कैसा होता है, कुछ नोड्स होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस भी बोलते हैं, और कुछ लाइंस होती हैं जिनको हम एजेस बोलते हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है ग्राफ, राइट। तो हमने समझा कि ग्राफ क्या है और ये हम सबको पता है। अब रियल वर्ल्ड में कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो ग्राफ नेचर की होती है। ग्राफ नेचर की इंफॉर्मेशन होती है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं बात करूं कुछ सेट ऑफ सिटीज़ की, तो एक सिटी ये है, एक सिटी ये है, एक सिटी ये है, एक सिटी ये। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, सिटीज़ की। तो सिटी 1, सिटी 2, कुछ नाम होगा सिटीज़ के, आप अपने पसंदीदा शहरों के नाम सोच लीजिए यहाँ पर। तो 4 शहरों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो पहला शहर है C1, यहाँ से सड़क गई है डायरेक्टली C2 तक जाने के लिए और C3 तक जाने के लिए भी, पर C4 तक जाने के लिए डायरेक्ट कोई सड़क नहीं है। जबकि C2 से C4 पे जाने के लिए डायरेक्ट सड़क है और C2 से C3 पे जाने के लिए भी डायरेक्ट सड़क है। ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास 4 सिटीज़ हैं और कौन सी सिटी से कौन सी सिटी तक जाने के लिए डायरेक्ट रोड बनी हुई है। इस इंफॉर्मेशन को जब मैंने रिप्रेजेंट करना चाहा डायग्रामेटिकली तो मैंने एक ग्राफ बनाया। तो ये इंफॉर्मेशन ग्राफ नेचर की है, यानी इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ग्राफ है। तो ग्राफ क्या है, सेट ऑफ नोड्स एंड सेट ऑफ एजेस। तो यहाँ पे देखिए सिटीज़ जो हैं वो सेट ऑफ नोड्स हो गए और जो उनकी कनेक्टिंग लाइंस हैं जिनको हम रोड्स बोल रहे हैं वो सेट ऑफ एजेस हो गए। तो इस तरीके से रियल वर्ल्ड में कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो ग्राफ है। अब इस इंफॉर्मेशन को, इस रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को हमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। सवाल ये उठता है कि कैसे हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को रखें। हम जानते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में रखना है तो हमें वेरिएबल्स बनाने होते हैं। अब वेरिएबल, सिंपली मैं वेरिएबल बना के तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता ना। यानी अब मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन रखनी है कि सिटीज़ कौन कौन सी है, मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन रखनी है कौन सी सिटी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर क्योंकि मैथमेटिकली अपन समझे तो ये इन्फॉर्मेशन ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट हो सकती है। तो जो रियल वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट हो सकती हैं, ग्राफिकल नेचर की होती हैं, इन इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल्स को एक खास ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफ। तो व्हाट इज ग्राफ? वी नीड अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ग्राफ इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये ग्राफ एडीटी क्या होता है? एडीटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस का सेट। मान लीजिए कि आपसे मैंने कहा कि आपको स्टैक बनाना है, तो आप उस डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरे बना देते हैं, ठीक है, और उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं जैसे पुश, पॉप और भी कई ऑपरेशन। ये पूरा मिलके क्या बन गया? 2 पार्ट हैं इसमें, एक डेटा कहाँ स्टोर होगा वो एरे, और क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होंगे। तो ये है डेटा स्ट्रक्चर और ये है सेट ऑफ ऑपरेशंस। ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है? एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दैट डेटा स्ट्रक्चर।
तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ का एडीटी। ग्राफ का एडीटी का मतलब क्या होगा, ग्राफ का एडीटी का मतलब होगा इसके अंदर भी दो चीजें होंगी, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो सेट ऑफ ऑपरेशंस जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे अपन परफॉर्म करेंगे। तो जस्ट लाइक अदर एडीटीज, ग्राफ एडीटी इज यूज्ड, है ना, डेटा स्ट्रक्चर और सेट ऑफ ऑपरेशंस। अब ग्राफ एडीटी अगर मुझे बनाना है तो वी नीड टू रिप्रेजेंट ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इन सम वे, राइट। सेट ऑफ ऑपरेशंस की बात अपन बाद में करते हैं, पहले अपन बात करते हैं कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके, एक कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एक कहलाता है एडजेसेंसी लिस्ट, और एक कहलाता है एडजेसेंसी सेट। बारी बारी से हम एक एक को देखेंगे। अभी आज के वीडियो में हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखने वाले हैं। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को देखते हैं। टू रिप्रेजेंट ग्राफ वी नीड नंबर ऑफ वर्टेक्स। आपको एक ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको कुछ चीजें तो चाहिए ना। जैसे मैं एक नया एग्जांपल लेता हूं, एक फ्रेश एग्जांपल लेता हूं। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। जैसे ग्राफ बनाया तो एक ए नाम का मैंने नोड ले लिया, ठीक है। एक और नोड ले लेता हूं बी नाम का, तो ये मैंने बी नाम का एक नोड ले लिया। अब आप इन्हें सिटीज मान लें या कुछ और मान लें, जो भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं। एक मैंने बना लिया सी नाम का, एक नोड बना लिया मैंने डी नाम का। तो लेट से 4 वर्टेक्स हैं। अब ये कोई रियल सिनेरियो होगा, मान लीजिए 4 सिटीज हैं और ए और बी सिटीज आपस में कनेक्टेड हैं, और मान लीजिए ए और डी ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है। हो सकता है ए और सी भी आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, बी और सी भी आपस में कनेक्टेड हो, सी और डी भी आपस में कनेक्टेड हो। अब हो सकता है ये डायरेक्टेड ग्राफ हो सकता है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। अभी फिलहाल मैं इसे अनडायरेक्टेड ग्राफ बोल रहा हूं, मतलब ए से बी पे जाने के लिए जो एज है वही एज बी से ए पे आने के लिए भी है। डायरेक्टेड ग्राफ में एक डायरेक्शन भी हम मेंशन कर देते हैं, जिससे कि आप ए से बी तक तो जा पा रहे हैं पर बी से ए नहीं आ पा रहे, है ना, वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल में हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाया हुआ है। अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ से जुड़ी क्या क्या बातें, एक तो कितने नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं 4, और कितनी एजेस हैं, तो एजेस कितनी है 5, ओके। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, और 2 इंफॉर्मेशन हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी कि कौन सी, जितनी भी एजेस हैं वो कौन से नोड्स को कनेक्ट कर रही हैं। इस इंफॉर्मेशन को मैं एक 2 डायमेंशनल एरे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक 2 डायमेंशनल एरे हम लोग यहां पर बनाते हैं, ओके। तो ये 2 डायमेंशनल एरे में क्योंकि हमारे पास 4 नोड्स हैं, इसलिए मैं 4x4 का एरे बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं नोड की वैल्यू लिख रहा हूं ए बी सी डी। सिमिलरली यहां पर भी लिखता हूं ए बी सी डी, राइट। अब आपको ये देखना है कि कौन से नोड्स के बीच में एजेस हैं, वहां पे आप 1 लिख दीजिए, बाकी सब पे 0 लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ए से, हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी नोड से उस नोड तक आने के लिए तो ऑलरेडी एज है, मतलब वो तो बाय डिफॉल्ट रास्ता है ही, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको 1 बोल सकते हैं। अगर रास्ता है तो 1, नहीं है तो हम उसको बोलेंगे 0, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, या फिर ये आपके सपोजिशन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आप बोलें कि नहीं, ए से ए पर कोई एज नहीं है इसलिए हम उसको 0 बोलेंगे, ठीक है, आप 0 बोल दीजिए। तो ये 0, ए से बी पे जाने का रास्ता है, यस। ए से सी पे जाने का रास्ता है, यस। डायरेक्ट एज की बात हो रही है। ए से डी पे जाने का रास्ता है, यस। क्या बी से ए पे जाने का रास्ता है, यस। क्या बी से बी पे जाने का रास्ता है, नहीं। बी से सी पे जाने का रास्ता है,
ये बी मैं रो को देख रहा हूँ और फिर कॉलम सी को देख रहा हूँ, तो और फिर बी से डी पे जाने का रास्ता है क्या? नहीं, बी से डी पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसको अपन ज़ीरो बोल देते हैं। फिर सी से ए पे जाने का कोई रास्ता है? यस। सी से बी पे जाने का रास्ता है? यस। सी से सी पे जाने का रास्ता है? नहीं। सी से डी पे जाने का रास्ता है? तो हमने कहा यस। अच्छा, डी से चेक करें, डी से ए पे जाने का रास्ता है, बी पे जाने का रास्ता नहीं है, सी पे जाने का रास्ता है, डी से डी पे जाने का रास्ता नहीं है। तो इस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन को एक 2 डायमेंशनल एरे में स्टोर कर लिया। अब 2 डायमेंशनल एरे है तो इनके इंडेक्स नंबर्स होंगे। इंडेक्स नंबर क्या होगा? रो नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसा होगा, और कॉलम नंबर 0, 1, 2, 3 होगा। ओके, तो अब मुझे जो डेटा स्ट्रक्चर बनाना है इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 इन्फॉर्मेशन रखी जा सके, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एजेस एंड ये 2 डायमेंशनल एरे। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में मैंने एक इंट वेरिएबल v लिया है नंबर ऑफ नोड्स के लिए, e लिया है नंबर ऑफ एजेस के लिए, और एक 2 डायमेंशनल एरे को स्टोर करने के लिए मैंने सेकेंड लेवल ऑफ इनडायरेक्शन का पॉइंटर बनाया हुआ है। 2 स्टार लगा के जब पॉइंटर बनाते हैं तो ये 2 डायमेंशनल एरे का एड्रेस कंटेन कर सकता है। तो अगर मैं कोडिंग करूँगा तो कोडिंग के लिहाज से ये कैसा होगा, मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर का नाम मैंने रख लिया ग्राफ, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हमने बनाया v, उसके बाद कैपिटल V ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने लिखा e नंबर ऑफ एजेस के लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे का एड्रेस रखने के लिए adj नाम का पॉइंटर बना दिया। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इस एग्जाम्पल को, जो एग्जाम्पल अभी हम देख रहे थे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको समझना है। तो हम कोडिंग के ज़रिए इसको कैसे करने वाले हैं, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए है, ग्राफ को क्रिएट करने के लिए है। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, और इस फंक्शन का क्या नाम रख लूँ? मैंने नाम रख लिया एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ADJ लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ, राइट। ओके, इसमें कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी बॉडी है। अच्छा, ये रिटर्न क्या करेगा? ये फंक्शन जब भी कॉल करूँगा तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना देगा। ये हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को, जिसमें से पहला तरीका देख रहे हैं। तो हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएगा ये फंक्शन। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न कर देगा ग्राफ टाइप का एड्रेस। तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट ग्राफ स्टार, क्योंकि ग्राफ टाइप का ये एड्रेस रिटर्न करने वाला है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोडिंग करता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, जैसे मैंने एक बना लिया u, एक बना लिया v, और एक बना लेता हूँ i लूप के लिए। u और v नोड्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ ग्राफ टाइप का। कैसा वेरिएबल? पॉइंटर वेरिएबल। लेट्स से नाम रख लेता हूँ g। इसमें असाइन करता हूँ। मुझे क्या करना है? ग्राफ को क्रिएट करना, मतलब ये जो नोड, ये जो मैंने ग्राफ टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाया ना, अभी तो मैंने इसका सिर्फ पॉइंटर बनाया, इसको डायनेमिकली क्रिएट करना चाहता हूँ। ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ग्राफ टाइप का। ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल होगा, उसके अंदर क्या होगा? v, e और adj 3 चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? मैलॉक की मदद से। मैलॉक में मैं क्या लिख दूँ? मैलॉक में मैं लिख देता हूँ साइज ऑफ स्ट्रक्ट ग्राफ। ठीक है, ओके। अब ये ग्राफ साइज का एक ब्लॉक बना देगा, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, मैलॉक का रिटर्न टाइप होता है वॉइड स्टार। तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, और टाइप कास्टिंग करके लिखूँगा स्ट्रक्ट ग्राफ स्टार, यानी ये ग्राफ टाइप के एड्रेस में कास्ट हो गया जो वॉइड टाइप का एड्रेस था। अभी इससे क्या हुआ होगा, अगर हम डायग्राम से समझें, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया g नाम का, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, उसमें एड्रेस आ गया किसका? मैलॉक ने जो वेरिएबल बनाया उसका। मैलॉक ने जो वेरिएबल बनाया वो क्या है?
उसमें है 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक वेरिएबल है v जिसमें नंबर ऑफ नोड्स आएंगे, एक वेरिएबल है e जिसमें नंबर ऑफ एजेस आएंगे, और एक वेरिएबल है पॉइंटर adj। ठीक है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये 2 डायमेंशनल एरे को पॉइंट करने के लिए हम बताने वाले हैं। तो हमने ये 3 चीज़ें कंटेन करने वाला एक स्ट्रक्चर बनाया था और वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। आई होप इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब क्या करें? फॉर्मेलिटी के लिए हम चेक कर सकते हैं कि अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई है बाय चांस तो क्या करें। तो फिर हम प्रिंट एफ करा दें मेमोरी एरर। कई बार ऐसा होता है कि मैलॉक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट नहीं कर पाता है, तो उस केस में ये काम आएगा। और मैं रिटर्न लिख देता हूँ, जस्ट रिटर्न। रिटर्न से क्या होगा, ये फंक्शन एंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा, आपको मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा। मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा तो अब क्या करना है, आपको यूज़र से एंटर कराना है कि कितने नोड्स हैं और कितनी एजेस हैं। तो मैं एक प्रिंट एफ लिखता हूँ, एंटर नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो स्कैनएफ में मैं लिखता हूँ, मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी। मैं लिखता हूँ %d, एक और %d। और पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ होगी एड्रेस ऑफ g_v, मतलब जो वैल्यू यूज़र ने एंटर करी है, पहली वैल्यू वो नंबर ऑफ नोड्स है, और दूसरी वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब देखिए इससे क्या हुआ। यूज़र ने एंटर किया होगा, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 4 नोड्स हैं, तो यूज़र ने 4 एंटर किया होगा, और उसके बाद फिर यूज़र ने एंटर किया होगा 5 नंबर ऑफ एजेस। तो 4 कहाँ स्टोर हो गया, 4 स्टोर हो गया v में, और एजेस में क्या स्टोर हो गया, 5। ठीक है, तो इस तरीके से 2 वैल्यूज़ तो स्टोर हो गई। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करें हम? अब हम ये करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सभी में 0 रख देते हैं। किसमें? 2D एरे में। पर 2D एरे भी बना नहीं है, 2D एरे भी बनाना है। अभी तो सिर्फ क्या बना है, ये नोड बना है, ये ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल बना है जिसमें एडीजे तो बना है, पॉइंटर तो बना है, पर अभी 2D एरे नहीं बना। तो 2D एरे बनाने के लिए भी मैं डायनेमिकली बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ मैलॉक। अच्छा, मैलॉक फंक्शन में हम क्या पास कर देते हैं, कितने नोड्स हैं और कितने हमारे पास एजेस हैं। अभी नोड्स कितने हैं, 4 हैं। तो हमें जो रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, वो 4x4 का बनेगा। मतलब नंबर ऑफ नोड्स पे डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स किस साइज का बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइज लिखना होता है तो हम लिख देते हैं साइज ऑफ g_v, मतलब नंबर ऑफ नोड्स इनटू g_v। इससे क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 4x4, 4 × 4 कितना हो गया, 16। साइज ऑफ नहीं लगाना चाहिए मुझे, मैं लिखता हूँ 4x4 16। तो 16 क्या है, लेकिन 16 बाइट्स हो गया। ओके, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 16 ब्लॉक्स बोल रहा है ना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे? साइज ऑफ इंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब जो साइज ऑफ इंट होता है, यानी एक ब्लॉक का साइज है, उसमें मल्टीप्लाई हो जाए कितना, 16 का। तो 16 इंट टाइप के ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो एक जो 2D एरे हम बनाना चाहते हैं उसमें एक्चुअल में 16 इंट टाइप के ब्लॉक्स ही तो बनने वाले हैं। यस, तो ये मैलॉक ने बना दिया। ओके, अब जो रिटर्न कर रहे हैं वो क्या है, वो एड्रेस है। हालांकि सी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग मैं नहीं भी करूँगा तो भी कोई एरर नहीं आती। मैं यहाँ क्या करता हूँ, g_adj लिखता हूँ। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉइंटर की। मैंने पॉइंटर में कुछ रख दिया, मैंने क्या रख दिया,
एड्रेस रख दिया जो मैलॉक ने रिटर्न किया था। मैलॉक ने क्या बनाया, 16 इंट ब्लॉक्स बनाए, 16 इंट ब्लॉक्स। इसका मतलब 16 इंट ब्लॉक्स के लिए एक एरे बन गया, और उस एरे में कितने ब्लॉक्स हैं, 16। तो ये मान लीजिए वो एरे है, 2D एरे। अब होता तो 2D एरे भी लीनियरली है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअली उसे रोज एंड कॉलम्स में डिफाइन कर देते हैं। तो ये 0 1 2 3, 0 1 2 3 इस प्रकार से। और ADJ में इसका बेस एड्रेस आ गया इस एरे का। तो इस तरीके से हमने ये एरे भी क्रिएट कर लिया। अब अगला काम क्या है, मैं पूरे एरे में 0 0 0 रख देना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ क्या करना है, एक लूप लगाना है। एक लूप लगाता हूँ जो कि स्टार्ट करता हूँ u से, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो, और u की वैल्यू लेस देन g एरो v तक जाए, ठीक है। और u को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये रोज हैं, रो नंबर, ठीक है। इसके अंदर एक और लूप चलाता हूँ जो कि v की वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, और v लेस देन g, मैंने स्मॉल बना दिया, कैपिटल होगा, g एरो v तक जाए, मतलब जितने नोड्स हैं, ठीक है, और v प्लस प्लस। अब जब ये लूप चलेगा, नेस्टिंग हो रही है, तो u की वैल्यू 0 है, 0 से 4 तक चलना है ये लूप, मतलब 4 से कम तक, यानी 0 से 3 तक, और ये लूप भी चलना है 0 से 3 तक, ठीक है। अब जो डायग्राम हमने बनाया था, इसमें 0 से 3 तक रोज हैं और 0 से 3 तक कॉलम है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो है ये u की वैल्यूज़ हैं, और ये जो हैं ये सब v की वैल्यूज़ हैं, 0 1 2 3। तो u की वैल्यू 0, तो फिर v वाला लूप चलेगा 0 से 3 तक। तो ऐसे करके मैं सभी में वैल्यू रख पाऊँगा। तो g एरो ADJ u v, ठीक है, इसमें रख दो 0। तो सभी में क्या होगा, 0 असाइन हो जाएगा। तो अभी की स्टेज में सभी में 0 असाइन हो गया। तो मैं कुछ एक हल्के कलर से ये काम कर देता हूँ। तो यहाँ 0 गया, यहाँ 0 गया, सभी में 0 गया। तो इनिशियली तो मैंने क्या किया, बिना सोचे समझे सभी में 0 रख दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एजेस हैं। अभी कितनी एजेस हैं, 5 एजेस है ना। हर एक एज किन 2 नोड्स को कनेक्ट कर रही है, ये मुझे देखना है। और जब कनेक्ट कर रही है तो उस जगह पर मैं 0 की जगह 1 कर दूंगा। तो मुझे अब एक और लूप चलाना पड़ेगा। और ये जो लूप मैं चला रहा हूँ, लेट से मैं वेरिएबल ले लेता हूँ i, और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ। और कहाँ तक चलाऊँगा, जितनी एजेस हैं, मतलब g एरो e, जितनी एजेस हैं वहाँ तक चलाऊँगा। तो 5 एजेस हैं तो ये 5 बार चलेगा। और मैं क्या यूज़र से एंटर करवाना चाहता हूँ, एज, है ना। तो प्रिंटफ लिख देता हूँ इससे पहले, एंटर नोड नंबर्स इन अ पेयर दैट कनेक्ट्स एन एज, ठीक है। अब आप मैसेज कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी एजेस हैं, जैसे 5 एजेस हैं, अभी आप कुछ नाम दे दीजिए एजेस को चाहें तो। आप जैसे लिख सकते हैं कि ये एज है E1, E0 से स्टार्ट करता हूँ, E0, दिस इज़ E1, दिस इज़ E2, ओके, दिस इज़ E3, ओके, दिस इज़ E4। तो ऐसे करके ये 5 एजेस हैं। अब ये एजेस किस किस को कनेक्ट करके बन रही है। जैसे E0 की बात करें तो E0 बन रहा है A और B को कनेक्ट करने से। तो A और B, अब A को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0 से, और B को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 से। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, 0 1, ठीक, समझ में आ रही बात। इसके लिए लिखूँगा 0 1। E1 है तो E1 का मतलब है A से लेकर D तक मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ए का मतलब हो जाएगा 0। आप यहाँ समझिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। इसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी और ये डी। तो इसी तरीके से ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ए डी का मतलब क्या हो गया, ए मतलब 0 और डी का मतलब हो गया 3। ठीक। E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब है डी से सी तक या सी से डी तक, कुछ भी ले लीजिए आप, सी से डी ले लो। तो सी का मतलब कितना हो गया 2 और डी का मतलब हो गया 3। E3 का देखिए बी से सी तक है, तो ये बी लिखा, ये सी लिखा। ठीक है, तो बी का मतलब हो जाएगा 1 और सी का मतलब हो गया 2। तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 2, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। E4 एक और एज है। E4 एज का मतलब क्या हो गया, E4 का मतलब ए से सी तक। अब ये कितना है, ए तो है 0 और सी का मतलब कितना है 2। ठीक, तो ये पॉसिबल चीज़ें। अब यूज़र से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यूज़र क्या एंटर करे। अभी आपने जैसे कोड में लिखा कि एंटर नोड नंबर्स, तो नोड नंबर एंटर करने इन पेयर, तो मुझे एक स्कैनफ लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा स्कैनफ। स्कैनफ में मैं 2 चीज़ें यूज़र से इनपुट करवाऊंगा, इसलिए मैं 2 बार %d लिख रहा हूँ। पहली वैल्यू किस में जानी चाहिए और यहाँ पे क्या एंटर करना चाहिए, मुझे एंटर करना चाहिए u और v की वैल्यू। बेसिकली ये हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे नंबर से एंटर करवा रहा हूँ ना, मैं एंटर करवा रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, मैं उससे बोलता हूँ कि एजेस को कनेक्ट करने वाले नोड्स का नंबर एंटर करो। तो जैसे ए से बी तक कनेक्ट हो रहा है तो मैं 0 1 एंटर करूँगा, ए से डी तक कनेक्ट हो रहा है तो मैं 0 3 एंटर करूँगा, सी से डी तक कनेक्ट हो रहा है तो 2 3 एंटर करूँगा। ठीक है ना, तो ये एंटर मैंने करवा दिया। अच्छा, अब जो वैल्यू एंटर हुई है इसका फ़ायदा क्या है, हम लोग एरे के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। कैसा चेंज, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ uv। अब u क्या है और v क्या है, uv है 0 1, शुरुआत में 0 1 है। अब आप देखिए 0 1 कौन सा है, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। देखिए ये a का मतलब 0 और 1 का मतलब ये b, तो 0 1 मतलब ये, इस जगह पर मैंने 1 असाइन करवा दिया। अच्छा, अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो a से b तक जाने का जो एज है वही b से a तक आने की भी एज है। इसीलिए अगर 0 1 पर मैंने 1 लिखा है तो 1 0 यानी उसका रिवर्स, तो b से a तक भी 1 होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो मैं यहाँ पर मेहनत थोड़ी सी बचा लेना चाहता हूँ और एक लाइन और लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, v से u, मतलब u से v तक जो एज है वही एज v से u तक जाने के लिए भी है, तो उसमें भी 1 असाइन कर दो। अब आप जरा सोच के बताइए कि कहाँ कहाँ 1 असाइन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल ये भी 1 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए अगली वैल्यू क्या है 0 3, तो मैं क्या करूँगा 0 3 देखता हूँ। 0 3 मतलब ये, और फिर 3 0 इसका रिवर्स, तो 3 0 ये हो गया, ये भी 1 हो गया। फिर अगली वैल्यू है सी से डी तक, मतलब 2 3 एंटर किया होगा, तो 2 3 यानी ये 1 और 3 2 मतलब ये वाला 1। फिर 1 2 एंटर किया होगा, तो 1 2 मतलब ये वाला 1 और 2 1 मतलब ये वाला 1। फिर अगला है 0 2 का मतलब हो गया ये वाला 1 और 2 0 मतलब ये वाला 1। आप देख सकते हैं कि ये जो बना है ये वही तो बना है जो ये बना था, राइट। यानी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, यानी हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का सपना पूरा हो गया है। यस, अब क्या करना है, अब सिर्फ रिटर्न करना रह गया। रिटर्न क्या कर दूं, जी रिटर्न कर दिया मैंने, दैट्स इट, हो गया, कंप्लीट हो गया। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है जी क्या है, ये जी है, ये देखिए ये जी है। तो आपने एड्रेस रिटर्न किया है इस ब्लॉक का, ये फंक्शन ने एड्रेस रिटर्न किया है इस ब्लॉक का, और अगर मुझे एड्रेस मिल गया है तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो पूरा मेरे ग्राफ
का रिप्रेजेंटेशन मेरे हाथ में आ चुका है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसके लाइक करिए। यदि आप इस तरह के और लेक्चर्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आप देखेंगे C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो लेक्चर्स रखे हुए हैं। पूरा कोर्स आप वीडियोस को देख कर सकते हैं सीक्वेंशियली। मतलब आप इस साइट पे देखेंगे तो आपको एक के बाद एक वीडियो के लिंक्स आपको दिखाई देते जाएंगे। आप उसी सीक्वेंस में उनको देखते जाइए ताकि आप शुरुआत से आखिरी तक चीज़ों को समझ पाएँ। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं और साथ में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए वीडियोज़ भी हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि किसी प्रोग्राम को बनाने की आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। क्या अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये बहुत काम आने वाला है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगी। इसके अलावा मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ इसमें, तो आप जब भी इस वेबसाइट को देखेंगे आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारा नया कंटेंट आ चुका है। तो डेली वीडियोस अपलोड करने के कारण ये बहुत एक्टिव वेबसाइट है। अब ये सब चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ और हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो हिंदी में ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं उन लोगों को इंग्लिश में ही ज़्यादातर मटेरियल मिल रहा होता है, चाहे वो कोचिंग्स में पढ़ें या फिर बुक्स से पढ़ें या इंटरनेट पे भी सर्च करें। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी में उनके पास सफिशिएंट मटेरियल पहुँचे और जिससे कि वो अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर सकें और लाइफ में कुछ बेहतरीन कर सकें, जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कर सकें। इंग्लिश बैरियर नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो अगर सबको मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ तो मैंने सोचा कि इसको फ्री में पहुँचाया जाए ताकि सबको वाकई में फ़ायदा हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि मैं सब लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाऊं कैसे। मैंने यूट्यूब पे तो अपलोड कर दिए, लेकिन मैं इसको शेयर कैसे करूं। तो मैंने जितना हो सकता था लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है और बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, जिसके कारण आज की डेट तक अगर हम काउंट करें तो लगभग 17,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इतने सारे लोग देखते ही हैं, डेली 10,000 से ज़्यादा लोग वीडियोज़ को अभी व्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब लोगों को पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। लेकिन ये भी अभी कम है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये वीडियोस हमें पहुंचाने। तो इस मिशन में आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे फ्री में प्रोवाइड करना है, तो मार्केटिंग मैं ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। तो आप लोग अपने अपने यूट्यूब अपने अपने फेसबुक पेज पे आप इन वीडियोस को पोस्ट करिए या फिर आप मेरी वेबसाइट का लिंक पोस्ट करिए। तो एनी हाउ लोगों को ये पता चले कि इस तरह की एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। तो आप शेयर करिए प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो। थैंक यू।